मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 4 जिसका नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या भारत माता। ये 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इनमें से किस पाठ की विद्या निबंध है। इनमें से जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। अगला सवाल दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर कालिदास ने क्या कहा था। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर कालिदास जी के द्वारा कहा गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के आधार पर कालिदास जी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, यानी कि सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। ऑप्शन है स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, चिंतन का, पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाखूनों का बढ़ना पाश्विक वृत्ति है, पशुओं की वृत्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किनकी रचना है। पुनर्वा जो शीर्षक उपन्यास है यह किनकी रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र या बिरजू महाराज का। तो सही उत्तर हो जाएगा पुनर्वा जो उपन्यास है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। देखिए वही सवाल है, बस उल्टा करके पूछ दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो आपका ऑप्शन है कहानी है, ललित निबंध है, नाटक है या एकांकी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो शीर्षक पाठ है यह एक प्रकार का ललित निबंध है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो आपका ऑप्शन है बड़े बालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़ों को या बड़े बड़े नखों को। नख मतलब होता है नाखून। तो जो गौड़ देश के लोग थे ना वो बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे। बड़े बड़े नाखूनों को रखना गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। सही उत्तर छुआ का डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो ऑप्शन है मानवीय वृत्ति का, पाश्विक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी नाखूनों का बढ़ना बात आएगा तो मनुष्य की पशुता का प्रतीक है। पशुता कहने का अर्थ है पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है। सातवां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। ऑप्शन है अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को या अल्पज्ञ बहन को। तो लेखक हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं वह दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। आपके सवाल में ही लगता है कि इसका आंसर छिपा हुआ है। प्रत्न मानव, प्रत्न मतलब कि प्राचीन, प्रत्न मतलब पुराना, पुराना मानव ऑप्शन में कहाँ है, प्राचीन मानव कहाँ है। तो नौवा का सही उत्तर डी हो जाएगा। प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव होता है। अगला सवाल दिया गया है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो ऑप्शन है कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाखून का इतिहास है वह कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया गया। वीवी मत पढ़िएगा, विश्वविद्यालय इसका कहने का मतलब है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया गया। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुर्वर्तकाल आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? आपका ऑप्शन है नख से, नख मतलब कि नाखून से, मुख से, नाक से या आँख से। तो कहानी मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में? चंद्राकार, त्रिकोण, वर्तुलाकार आकृतियों का जितना भी संबंध है मानव के नख से है, मानव के नाखून से है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अलकतक का अर्थ क्या होता है? अलकतक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है तेल, आलता, हल्दी या साबुन। तेल, आलता या हल्दी या साबुन। तो सही उत्तर हो जाएगा अलकतक का अर्थ होता है आलता। अलकतक मतलब कि आलता होता है। अगला सवाल है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की किस रचना पर मिला था? सवाल है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिलता है? ऑप्शन है अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनामदास का पोथा पर या कल्पलता पर। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ऑप्शन है दांत, नाखून, पैर या पत्थर के औजार। तो प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था वो नाखून था। वो नाखून से ही लड़ाई करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ऑप्शन है इच्छा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का या असफलता का। तो मनुष्य का जो नाखून का बढ़ना है ना, नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। यदि आप किताब पढ़िएगा तो आपकी किताब में इसके बारे में चर्चा किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किनके द्वारा कहा गया? तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि कालिदास जी के द्वारा कहा गया था कि सब नए अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं और सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। यह कालिदास जी के द्वारा कहा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और ये जो सवाल है 2019 में, 2020 में 2 बार पूछा गया सवाल है। और जब भी कोई सवाल एक बार भी आपसे परीक्षा में पूछ देता है तो उस सवाल का आंसर आपको ज़बान पे याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में वो सवाल फिर से रिपीट कर सके। इसमें टोटल 49 सवाल है। इसमें टोटल 49 ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो इस 49 ऑब्जेक्टिव सवालों को ध्यान से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? जो आज के जो नखदर मनुष्य है आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या लोहा के हथियार पर। तो जो नखदर मनुष्य है आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है और आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन है गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्य विद्या है उसमें किसमें विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना में नहीं है, उपन्यास में, कहानी में या निबंध में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा एक की भी कहानी का वर्णन नहीं मिलता है, एक भी कहानी नहीं लिखा गया है। सही उत्तर 20 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन है अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाणभट्ट की आत्मकथा या हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो सही उत्तर हो जाएगा जो माटी की मूर्तें है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, बल्कि अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला सवाल दिया गया है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे माना है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे माना है? ऑप्शन है नाखून को, चोर को, डाकू या बदमाश को।
तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को माना है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि कामसूत्र किनकी रचना है। कामसूत्र किनकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की या रामानुजाचार्य की। तो याद रखिएगा जो कामसूत्र है वो वात्स्यायन की रचना है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर ए मार्क मत आ जाइएगा। जो कामसूत्र रचना है वह वात्स्यायन की रचना है, सही उत्तर 23 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है सिक्त का अर्थ क्या होता है। सिक्त का अर्थ क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है साबुन, महावर, दर्पण या मोम। तो सिक्त का अर्थ मोम होता है। ये भी 2 बार पूछा गया सवाल, ये हल्का में मत लीजिएगा। सिक्त का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। अगला सवाल है महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या पुराण है। तो महाभारत एक पुराण है। महाभारत क्या है, एक पुराण है, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो हजारी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया निबंध का नाम क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया निबंध का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है ललित निबंध है। ललित निबंध इनमें से क्या है। ऑप्शन है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नौबत खाने में इबादत। तो सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, ऐसा किनके द्वारा कहा गया है। तो ऐसा सभी लोग का मालूम होना चाहिए कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। सही उत्तर 28 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। ऑप्शन है छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज के या इनमें से सभी। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे, लेकिन दक्षिण भारत के लोग पुराने समय में छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। 29 का सही उत्तर ए हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से जरूर करवाइए। और अगला सवाल प्रश्न संख्या 30 दिया गया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। एक मुनि है, एक साधु हैं दधीची मुनि, उनके हड्डी से क्या बना था। तो आपके ऑप्शन है तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या इनमें से कुछ नहीं। तो जो आप लोग इंद्र का वज्र देखे हैं टीवी में, सीरियल में, वह दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ था। जो रियल वाला था इंद्र का वज्र वह दधीची की हड्डी से बना था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आलोक पर्व जो निबंध है यह किनकी रचना है। तो आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी या अशोक वाजपेयी। तो आलोक पर्व जो निबंध है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्हीं के ऊपर इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो आपके पास ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म अभी हमने आपको बताया 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। इनमें से कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन है शेर, बंदरिया, भालू या हाथी। तो मनुष्य का आदर्श इनमें से बंदरिया नहीं बन सकती है। 34 का बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता था। देवताओं का राजा किनको कहकर संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन है महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को। तो इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता था। सही उत्तर 35 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है नख किसका प्रतीक है।
जो हमारा नाखून है वह किसका प्रतीक है? तो आपके पास ऑप्शन है मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा नाखून है, जो हमारा नख है, वह पशुता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक नहीं है। सही उत्तर बी हो जाएगा। आप लोग सी मत मार के आ जाइएगा। अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रानंद पंत या नलिन विलोचन शर्मा का। तो पृथ्वीराज रासो जो संपादन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 37 का ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? तो ऑप्शन है दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या गुणाकर मूल्य की। तो अशोक के जो फूल है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो मनुष्य के नाखून है, मनुष्य के नख है, वह किसका प्रतीक है? तो मनुष्य का जो नाखून है, मनुष्य का नख, वो पशुता का प्रतीक है, पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। सही उत्तर हो जाएगा 39 का सी। अगला सवाल है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन पर, ये तो अगला सवाल देखना है ना जी। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जन्म तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1907 ईस्वी में बागी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है स्तरों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या उपयुक्त सभी को। तो सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी 2018 के और 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 42 कि द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन है लड़के ने, छोटी लड़की ने, पत्नी ने या नौकर ने। तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये कंफ्यूज हो गए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ क्या मानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किन्हें मानी है? तो ऑप्शन है प्रेम को, क्रोध को, भय को या घृणा को। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेम को सबसे बड़ी चीज़ माना गया है। अगला सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते हैं? तो अभी आप लोगों ने इसका आंसर पढ़ा, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताइए। कौन ऐसे देश के लोग थे जो बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन है अंग देश के, गांधार देश के, कैकई देश के या गौड़ देश के। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे, लेकिन दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। 44 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल दिया गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह किस पाठ से लिया गया है? पुराने का जो मोह है वह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह किस पाठ से लिया गया है? यह 2021 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। और आपका ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या नागरी लिपि से। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का जो पोथा उपन्यास है यह किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी या तीन्द्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अनाम दास का पोथा नामक उपन्यास लिखा गया है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन नाखूनों को जलाए जा रहा है? इनमें से कौन नाखूनों को जलाए जा रहा है? ऑप्शन है मनुष्य, नाखून, राक्षस, प्रकृति या पशु। तो मनुष्य अब अपने नाखूनों को जलाए जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य नाखूनों को जलाया जा रहा है, सही उत्तर है। अगला सवाल दिया गया है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा का रचना है? तो यह उपन्यास की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और आज का हम लोग का अंतिम और लास्ट सवाल, असुरों के पास क्या नहीं था? राक्षसों के पास, असुरों के पास क्या नहीं था? तो ऑप्शन है विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल या लोहे का अस्त्र। तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। 49 का सही उत्तर डी हो जाएगा।
आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने टोटल 49 ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लिया। आपने कितना सवाल सही किया, क्या आपको सवाल समझ में आया, क्लास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।